Welcome back to UB classes. In previous class, I told you about the life cycle of organism. Then उसके बाद हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के बारे में कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म में दो तरह के मेनली रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। मैंने बताया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह की रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। पहला हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिजन को देखा था। सेकंड हमने देखा था बडिंग के बारे में बात की थी। थर्ड इज द स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में हमने बात किया था। लेकिन हम लोग इसके डिटेल हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था, बाइनरी फिजन के बारे में। आज हम देखेंगे सेकंड जो हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप जो है वो हम देखेंगे बडिंग के बारे में। तो सेकंड क्या है, बडिंग। बडिंग क्या होता है, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। मेनली जो बडिंग हमें दिखाई देता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बडिंग भी हो सकता है। यानी कि बडिंग किसमें पाए जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें किस तरीके के होते हैं, बडिंग होता है। या फिर यूं कहो कि बडिंग किसमें पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। उसके बाद हमने कहा था कि इस बडिंग के अंदर क्या होता है कि इसके पेरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल लें, किसमें किसमें पाए जाते हैं, कि पहला जो सबसे फेमस एग्जांपल है ईस्ट, हाइड्रा, इन सब के अंदर क्या होते हैं, ये पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ ईस्ट के बारे में। सबसे पहले क्या होता है कि ईस्ट के अंदर क्या है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। ये इस ईस्ट का न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है ये, और इसके अंदर ये क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म। जब ये ईस्ट क्या करते हैं, जब इसको बडिंग करना होता है तो ये अपने पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होता है, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, आउटग्रोथ का। इस पेरेंट बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आउटग्रोथ का। ये आउटग्रोथ कैसे बनता है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, इस तरीके से यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। इस आउटग्रोथ और इसकी वजह से इसकी न्यूक्लियस भी क्या होती है, लगातार अब डिवाइड करने के पोजीशन पे होता है कि लगातार यहाँ पर एनलार्ज करता जाता है। तो कुछ न्यूक्लियस के पार्ट इसमें चले जाते हैं और एक न्यूक्लियस का पार्ट इसमें आ जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बन गया, इसका आउटग्रोथ बना। इस आउटग्रोथ को हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्ड्स कहलाता है। आउटग्रोथ किसको कहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इसके पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ और इस आउटग्रोथ को हमने क्या नाम दे दिया, बर्ड्स नाम। इन द फर्दर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये जो हमारा ईस्ट का जो हमने पेरेंट लिया है, ये लगातार और ज्यादा इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है। यानी कि ये दोनों पार्ट और भी ज्यादा सेंटर की तरफ मूव करते जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ, पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और देन अल्टीमेटली उस समय के बाद ये पेरेंट बॉडी से ये वाला बर्ड्स क्या हो जाते हैं, डिटैच कर जाता है। तो एक बर्ड्स इधर की तरफ आ जाते हैं और ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म इधर की तरफ आ जाता है। तो ये क्या बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये बर्ड्स जैसे ही डिटैच हो गया
ये पेरेंट बॉडी से क्या हो गए, ये बर्ड्स डिटैच कर गया और डिटैच कर कर क्या बना दिया, ये न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गए। अब देखो हम इस चीज को, बड़ी को हम कंपेयर करते हैं बाइनरी फिजन के साथ साथ। बाइनरी फिजन में भी हमने बताया था कुछ सिमिलरिटीज यहाँ भी मिलेगा बाइनरी फिजन से और कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे। सबसे पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं कि बाइनरी फिजन और बड़ी के अंदर सिमिलरिटी क्या है। बाइनरी फिजन वैसे ऑर्गेनिज्म में हो रहे थे जिसके पास सिंगल सेल्स था, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा था, बडिंग दिखाई दे रहा है। क्लियर है, या बडिंग यहाँ भी मिल रहा है और बाइनरी फिजन के अंदर भी, यानी कि दोनों जो हो रहा है, दोनों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस में हो रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंसेस की बात क्या करते हैं कि वहां क्या हो रहा था कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जा रहे थे और डिवाइड कर कर कहां, बाइनरी फिजन के अंदर। बाइनरी फिजन के अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स था वो डिवाइड कर रहा था और डिवाइड कर कर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जा रहा था, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म वहां खत्म हो जा रहा था। लेकिन इसके अंदर बडिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म तो बनाते हैं, उसके साथ साथ इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिटेन रहता है, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें बने रहते हैं। जबकि हमारा हम बाइनरी फिजन के अंदर देखा था हमने कि वहाँ दो नए ऑर्गेनिज्म, दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहाँ एक तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है और दूसरा पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहलाता है। दूसरी बात हमने एक और देखना है कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। हमने देखा था कि बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जबकि यहाँ क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। देखो तो जरा, यहाँ एक पेरेंट वाला क्या है, बड़ा है, और इसमें जो नए आउटग्रोथ बने हैं, जो बर्ड्स बना है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है। जब साइटोप्लाज्म कम है तो वो छोटा है, और दोनों के अंदर हम कंपेयर करें तो इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा, यहाँ कम। तो जो कम है तो हमने कहा कि यहाँ अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस बडिंग के अंदर। सबसे पहले बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये बडिंग किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल मरते दम तक नहीं भूलना, पहला ईस्ट है, दूसरा हाइड्रा है। दोनों ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बडिंग किसमें होता है, ईस्ट के अंदर, और दूसरा हाइड्रा के अंदर भी पाया जाता है। क्लियर है। दूसरा हमने बात कही कि इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उस पेरेंट ऑर्गेनिजम्स में बॉडी में क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से उसमें क्या बनते हैं, आउटग्रोथ बनता है। इस आउटग्रोथ को हमने क्या कहा, बर्ड्स नाम दिया। ये कॉन्स्ट्रिक्शन लगातार अंदर की तरफ डीप करता जाता है, सेंटर की तरफ जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये पेरेंट बॉडी से ये बर्ड्स क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाता है, और डिटैच होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से किसी नए ऑर्गेनिज्म का बनना हुआ, क्या कोई नया ऑर्गेनिज्म बना। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर कोई नए ऑर्गेनिज्म ही बनते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। तो ये हमने देखा इसके बारे में, कि बडिंग के बारे में, और हमने कहा कि बडिंग के अंदर क्या होता है, इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिटेन रहते हैं, जबकि बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिटेन नहीं रहा था। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसा हो रहा था, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। The third one is sporulation या स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। क्या होता है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ asexual spore
is called sporulation. क्या हो गया sporulation? The process of formation of asexual spore is called as the sporulations कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि sporulations होता किसमें? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। हम बात करेंगे आगे एग्जाम्पल की दो, क्योंकि जो हम स्पोरुलेशंस के अंदर हम अलग अलग स्पोर्स की बात करते हैं, जब अलग अलग स्पोर्स की बात करेंगे तो वहीं इसके एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पोरुलेशंस में होता क्या है। स्पोरुलेशंस यानी कि स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या कहा हमने कि एक बैग लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरेंट बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पोर कहलाता है। स्पोर, क्या बात क्लियर हो रही कि हमने कहा कि पैरेंट बॉडी में एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहलाता है। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पोर कहलाता है। जब ये स्पोरेंजियम फर्दर डेवलप करता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये स्पोरेंजियम क्या कर जाते हैं? बर्स्ट कर जाता है। स्पोरेंजियम क्या हो रहा है? इसमें बर्स्ट कर जा रहे हैं, फट जा रहा है यहाँ से, और सारे स्पोर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहा है। तो ये सारे स्पोर्स क्या हो रहे हैं? स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाता है, रप्चर कर जाता है, तो रप्चर करने के बाद इसके अंदर जो भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाता है। ये बेहतरीन से हवा में लहराता हुआ जमीन पे गिर जाता है। कहाँ चला आता है? सॉइल में आकर जाकर मिक्स कर जाता है। और जैसे ही सॉइल में आकर मिक्स करता है, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। किसे? ये स्पोर है, और इस स्पोर को क्या मिल गया? फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला, ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या बना देगा? न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे कैसे क्या हुआ? मैंने कहा कि इसमें स्पोरुलेशंस के अंदर क्या स्पोरुलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी कि स्पोर के थ्रू क्या बन रहा है? इसमें नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। कैसे? स्पोर्स कहाँ पाया जाता है? मैंने कहा कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म में कुछ बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है? स्पोर पाए जाते हैं। जब ये स्पोरेंजियम फर्दर ग्रो करते हैं, यानी कि मैच्योर करता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? ये स्पोरेंजियम रप्चर कर जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर जो भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाता है, और ये हवा में उड़ उड़कर गिर गिर कर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट कर कर क्या बना देता है? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशंस कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? स्पोरुलेशंस क्या है? स्पोरुलेशन मैंने कहा कि स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहलाता है। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम से बाहर निकलता है, सॉइल के साथ जाकर मिक्स कर जाता है, और मिक्स करने में जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं? नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है? नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, कि कितने तरह के स्पोर्ट्स हैं। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर 12th के अंदर हमें बस इतना ही देखना है। हमने दो तरह के स्पोर्ट्स पढ़ने, पहला जू स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, सेकंड इज द कोनिडिया के बारे में। वैसे तो 11th में हमने स्पोर्ट्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, लेकिन हमें 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमें जू स्पोर्ट्स और कोनिडिया के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, पहला इसका है जू स्पोर्ट्स।
ए नंबर है जू स्पोर। स्पोर्स हमने बता दिया कि स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है और स्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहलाता है। जो स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जूस्पोर्स, या फिर यूं कह दीजिए कि जूस्पोर्स कब बनता है, जब ऑर्गेनिज्म के पास कैसा कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि जब इसके पास, ऑर्गेनिज्म के पास फेवरेबल कंडीशन होगा, तो फेवरेबल कंडीशन के वक्त जो स्पोर्स बनते हैं वो क्या होता है, जूस्पोर्स कहलाता है। क्लियर है। दूसरा इसमें याद रखना, ये कैसा होता है, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि ये चल फिर सकता है, और ये चलता किसकी वजह से है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। तीन बातें याद रखना है जूस्पोर्स के अंदर, कहना कि ये फेवरेबल कंडीशन जब मिलेगा तभी जूस्पोर्स बनते हैं, मोटाइल होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाया जाता है। ये सब तो बात की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अक्सर नीट में सवाल इससे पूछे ही जाते हैं, कई बार पूछा गया है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स के बारे में याद रखना कि जूस्पोर्स का एक एग्जाम्पल सबसे फेमस है जो एनसीईआरटी में दिया रखा है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जूस्पोर्स किसमें पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। इसमें मैंने बताया कि स्पोर्स कहाँ होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर जब बस्ट कर जाता है तो स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलता है। तो इसमें कुछ इस तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं। इसमें फ्लैजिला है, ये कोनिडिया है, बहुत सारे जूस्पोर्स यहाँ है। मैंने कहा कि ये सैक लाइक और जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर ये क्या कर गया, बस्ट कर गया। तो अब सारे के सारे कोनिडिया कहाँ निकलेंगे, बाहर की तरफ निकलते हैं। जूस्पोर्स कहाँ निकलेंगे, बाहर की तरफ, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका है, क्लेमाइडोमोनास में, और क्लेमाइडोमोनास का जो स्पोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूस्पोर्स कहलाता है। तो जूस्पोर्स में कौन कौन सी बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, ये फेवरेबल कंडीशन में बनता है। इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होता है, और मोटाइल किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, फ्लैजिला। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, ये फ्लैजिला है, और फ्लैजिला की वजह से ही इस स्पोर्स के अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट पाया जाता है। क्या क्लियर है। यहाँ तक हमने बताया जूस्पोर्स के बारे में कि जूस्पोर्स कब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। क्या क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कोनिडिया। सेकेंड टाइप इसका क्या है, कोनिडिया। बी हम देखते हैं, कोनिडिया के अंदर हम जैसा देख रहे थे कि जूस्पोर्स में क्या था, वो मोटाइल स्पोर्स थे, जबकि कोनिडिया कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये कोनिडिया पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने बताया था कि जूस्पोर्स के अंदर जो स्पोर्स बन रहे थे वो सैक लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हम क्या कह रहे थे, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा था। लेकिन कोनिडिया जब फॉर्मेशन होता है तो वो सैक लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में नहीं होता, जबकि ये बाहर की तरफ इसके प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी से बाहर की तरफ कुछ चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस चेन लाइक मैनर में इसके स्पोर्स क्या होते हैं, अरेंज होता है। इसी स्पोर्स को हम क्या कहते हैं,
कोनिडिया कहलाता है। तो कोनिडिया याद रखिएगा कि कोनिडिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा पेनिसिलियम। मैं जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ सबके इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम में अक्सर एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। जैसे हमने मैंने कहा कि बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन्स के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, सबसे पहला हमने लिया था उसमें कि वो अमीबा के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पैरामीशियम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। दूसरा हमने कहा था उसमें आपको बर्डिंग के बारे में, तो बर्डिंग किसमें पाता है, ईस्ट और हाइड्रा में। तीसरा हम बात कर रहे थे स्पोरुलेशंस या स्पोर फॉर्मेशंस में। पहला ज़ूस्पोर्स किसमें पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। तो सेकंड इज द कोनिडिया, कोनिडिया किसमें होता है, पेनिसिलियम के अंदर पाया जाता है। तो सबके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए next, fourth one is the gemule formation. gemule formation, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग या जीम्यूल फॉर्मेशन। इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं कि जीम्यूल फॉर्मेशंस मेनली किस में पाया जाता है, स्पॉन्जेस के अंदर, या फिर कहना स्पॉन्ज के अंदर। स्पॉन्ज देखा है आपने, इसको कहते हैं हम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्ज कहलाता है। हम बात कर रहे हैं जिम्यूल फॉर्मेशन की। जिम्यूल फॉर्मेशंस का सेकंड नाम क्या हमने कहा, इंटरनल बडिंग कहलाता है। इंटरनल बडिंग के अंदर क्या होता है, ये जिम्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर। तो इस जिम्यूल के अंदर जो होते हैं दो पार्ट मेनली हम डिस्कस करते हैं कि सबसे जो एक मॉथ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल्स कहलाता है। और इस जिम्यूल के अंदर बहुत सारे सेल, मास ऑफ द सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, मास ऑफ सेल्स। ये मास ऑफ सेल्स क्या करते हैं, अपने इंटरनली क्या करते हैं, वो डिवीजन करता है, बडिंग करते हैं, इसलिए जिम्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। तो ये बडिंग कर कर इसकी संख्या लगातार क्या करते हैं, बढ़ता जाता है। और इस मास ऑफ सेल्स के अंदर क्या जो होते सेल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आर्क्योसाइट सेल्स कहते हैं। इस मास ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, ये आर्क्योसाइट सेल्स क्या करते हैं, लगातार डिवाइड करता जाता है। और ये डिवाइड करके ये अपने संख्या को लगातार क्या करते हैं, बढ़ाता जाता है। ये आर्क्योसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये अपने नंबर को बढ़ाता है। और जब इतना ज्यादा हो जाता है, जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये आर्क्योसाइट सेल्स क्या करते हैं, माइक्रोपाइल से बाहर निकल जाता है। और निकलकर ये जैसे ही बाहर जाते हैं फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जर्मिनेट कर जाते हैं। और जर्मिनेट कर कर क्या कर देता है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्या क्लियर हो रही बातें यहाँ तक? क्या कहा हमने कहा
कि ये स्ट्रक्चर जो है स्पॉन्जेस हैं, और स्पॉन्जेस के अंदर जो स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहते हैं, जिम्यूल कहलाता है। इस जिम्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, आर्कियोसाइट सेल्स पाया जाता है। ये आर्कियोसाइट सेल्स के अंदर इंटरनल बडिंग होती है, और बडिंग होने की वजह से इसकी संख्या लगातार इंक्रीज कर जाती है, और बहुत ज़्यादा जब संख्या हो जाती है तो ये माइक्रोपाइल से बाहर निकलता है, और निकलकर जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट कर क्या बना देता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जिम्यूल फॉर्मेशन। आपसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा, इससे डिटेल नहीं पूछेगा, जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो इसके एग्जांपल्स ही पूछे जाएंगे। आपसे कभी नहीं बोला जाए डिफाइन करिए जिम्यूल फॉर्मेशन को, नहीं सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा कि बताइए कि इस जिम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, उसका नाम बताइए। आप याद रखिएगा कि स्पॉन्जेस के अंदर जो होता है जिम्यूल फॉर्मेशंस पाए जाते हैं। क्या याद रहेगा कि हमने बात किया, तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा बाइनरी फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में, स्पोरुलेशंस के बारे में, एंड देन हमने देखा जिम्यूल फॉर्मेशन के बारे में, जिसको हम क्या कह रहे थे, इंटरनल बडिंग कहला रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। फिफ्थ नंबर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये प्लांट से रिलेटेड है, और उसी के अंदर कैसे प्रोपगेट करता है वो हम देखेंगे। कहते हैं इसमें कि अगर किसी प्लांट के अंदर, किसी प्लांट के पार्ट से अगर कोई नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली हमें यहाँ मेंशन करना होगा कि सीड के अलावा जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनसे अगर कोई नए ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, कि द प्रोसेस ऑफ formation of new plant by the part of the plant other than seed। यानी कि सीड को छोड़कर कोई भी प्लांट का पार्ट लीजिए, और उस प्लांट के पार्ट से नए प्लांट अगर आप बना दे रहे हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है, क्या कहा हमने कि अगर किसी भी प्लांट का पार्ट लो, चाहे वो वेदर इट इज द रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, कुछ भी लीजिए, सीड नहीं लेना है। सीड को छोड़कर प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, उससे अगर कोई नया प्लांट बन पा रहा है तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम देख रहे थे, हमने क्या नाम लिया, पार्ट ऑफ द प्लांट। पार्ट ऑफ द प्लांट कुछ भी हो सकता है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स के केस में बात करें तो हम लेते हैं, रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। वो स्ट्रक्चर जो हम एज अ रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के लिए यूज करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। आपसे पूछेगा कि प्रोपेग्यूल्स किसको कहते हैं, कहना कि द पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज नोन एज द प्रोपेग्यूल्स। समझ में आ रहा है प्रोपेग्यूल्स क्या है, कि प्रोपेग्यूल्स प्लांट का वो पार्ट जिससे हम नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं, सीड को छोड़कर, उसको आप क्या कह सकते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। क्या क्लियर है कि प्रोपेग्यूल्स क्या है, अलग अलग तरह के। अब इस प्रोपेग्यूल्स को क्या करिएगा, आप इसको सॉइल में पुट इन द सॉइल, पुट इनटू द सॉइल। जब इसको सॉइल में डालते हैं, जर्मिनेट करेगा ये, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा।
कैसे बना न्यू ऑर्गेनिज्म? अपने प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो हमने रूट लिया हो, चाहे स्टेम लिया हो, चाहे लीफ लिया हो, इन सब को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। और इस प्रोपेग्यूल्स को अगर हम सॉइल में पुट कर देते हैं, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देता है? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और चूंकि ये नया ऑर्गेनिज्म किसके जरिए बना? पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द सीड, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर इसमें हम पार्ट ऑफ द प्लांट लेते हैं जो सीड के अलावा हो। अगर मैं सीड लूंगा तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं कहलाएगा। चाहे आप स्टेम ले, चाहे लीफ ले, चाहे रूट ले, लेकिन सीड नहीं लेना है। क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है? अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के मेनली हम टाइप पढ़ेंगे। दो टाइप मेनली हमें देखते हैं। वैसे एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही जिक्र किया है, उसने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में बात की है, लेकिन हम दोनों के बारे में बात करेंगे। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के बारे में, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम देखेंगे ये मेनली दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड द सेकंड इज द आर्टिफिशियल। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं। नेचुरल के अंदर भी हम देखते हैं कि स्टेम से भी बनता है, लीफ से भी बनते हैं, रूट से भी बनता है, लेकिन चूंकि हम अपने फोकस करते हैं, अपने सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर बौखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो हमारा सिलेबस है, जहाँ से सवाल आते हैं, हम वही फोकस करेंगे। वैसे इन सारी चीज़ों के बारे में हम 11th में जब मॉर्फोलॉजी अब पढ़े थे, तो यहाँ हम अच्छे से पढ़े थे कि नेचुरल में कौन कौन से होते हैं। फिलहाल हम देखेंगे जो हमारे 12th के सिलेबस में है और जो अक्सर नीट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम नेचुरल में देख रहे थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबर के बारे में, दूसरा राइजोम, एंड द थर्ड वन इज ऑफसेट, एंड फिफ्थ वन इज द लीव्स। ये ट्यूबर, राइजोम और ऑफसेट, ये तीनों क्या है? स्टेम है। एक और याद रखिएगा, बल्बिल, ये भी क्या है? स्टेम है। एंड द लास्ट इज द लीव्स। लीफ तो लीफ होता ही है। तो नेचुरल में हमें कौन कौन से पढ़ना है? पहला ट्यूबर के बारे में पढ़ेंगे, राइजोम्स के बारे में, ऑफसेट के बारे में, बल्बिल के बारे में और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल्स में क्या होता है, इसको हम फर्दर दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला इसमें है हमारा कटिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। तो कितने हो गए? दो हो गए। पहला है कटिंग एंड द सेकेंड इज द ग्राफ्टिंग। कटिंग में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला होता है स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड देन लीफ कटिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। चूंकि हम बस देख ले रहे हैं, इन सब इस तरफ वाले चीज़ों से सवाल आना भी नहीं है, आएगा भी नहीं इधर से। मेनली हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास क्या है, वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस।
इन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो हमने क्या कहा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस दो तरह के हैं, पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द सेकंड इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन कौन है? ट्यूबर, राइजोम, ऑफसेट, बल्बिल और लीव्स के बारे में देखेंगे। एंड द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के बारे में कटिंग, ग्राफ्टिंग, एक और होता है लेयरिंग वगैरह, नहीं पढ़ना वो सब चीज़ें हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में पहले था अब हटा दिया गया है, ये सब चीज़ें नहीं देखना है। कटिंग के अंदर देखेंगे स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, इसमें भी हम सिर्फ देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे कि कटिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर ट्यूबर्स के बारे में। सबसे पहला है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? इज द मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। क्या होता है ये? मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि स्टेम क्या कर जाता है इसमें? मॉडिफाई कर जाता है। कैसे मॉडिफाई कर जाता है? स्टेम क्या करते हैं इसमें? अपना मॉडिफिकेशंस कैसे करता है कि इसके अंदर सॉलिड हो जाता है, यानी कि फूल जाता है ये, यानी कि इसमें इसके स्टेम कैसे हो जाते हैं? सॉलिड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये काम क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है, यानी कि स्टेम के अंदर फूड आ जाए, इसलिए स्टेम कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। इसलिए सॉलिड क्यों हुआ ये? क्योंकि उसमें फूड आ सके, और फूड को उसमें रखने के लिए ये स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर देता है, और मॉडिफाई कर क्या हो जाता है? ये सॉलिड हो जाता है। इसी को हमने क्या नाम दिया है? ट्यूबर नाम दिया है। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पोटैटो। देखा है आपने पोटैटो को? तो देखा ही होगा, रोज तो इसी से मुलाकात होती है, सुबह शाम रात किसी वक्त एक बार तो जरूर मिल जाता है ये पोटैटो। पोटैटो के अंदर अगर हम बात करें, ये आलू है, ऐसा होता है ना, ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ये पोटैटो है। अब ठीक, देखा है आपने पोटैटो को? आपने देखा होगा पोटैटो में इस तरीके से कुछ डिप्रेशंस भी दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देता है। और अगर इसको ज्यादा दिन तक रख देते हैं तो कुछ इसी डिप्रेशन से कुछ वाइट वाइट निकलना शुरू हो जाता है। निकल में आप बात समझ में आ रही है? तो ये जो डिप्रेशंस दिखाई देते हैं, इसको हम नाम देते हैं आईज। क्या है ये? आई कहलाता है। और ये जो स्प्रोटिंग हो जाता है, यानी कि ये जो बर्ड्स से काफी दिन तक आलू को ऐसे ही छोड़ दोगे पोटैटो को, तो वाइट वाइट जो निकलने आते हैं, इसको हम कहते हैं कि जर्मिनेटिंग आईज। आई क्या कर गया? जर्मिनेट कर गया है। आखिर ये आई होता क्या है? तो कहना ये आई इज द एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। क्या होता है ये? एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। पूछता है कि बताइए जो पोटैटो के अंदर जो आईज होते हैं, इस आई ये होता क्या है? तो कहना ये एक्सिलरी बर्ड्स होता है। और ये एक्सिलरी बर्ड या आई जो होते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होता है, एक छिलके जैसा लेयर होता है, इसको हम कहते हैं कि इसमें ये क्या है? कवर्ड बाय द स्कैली लीफ। ये स्कैली लीफ के स्केल लाइक लीफ यानी छिलके नुमा स्ट्रक्चर से ये आइस के जो एक्सिलरी बर्ड है वो क्या होता है? कवर होता है। तो अगर आप क्या करते हैं कि इसके कटिंग कर दो, आपने देखा होगा कभी गांव वगैरह में गए होंगे तो आलू कैसे बोया जाता है? आलू को पीस पीस में कट कर दिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है इसके अंदर आइज होना जरूरी है, उसको खेतों में डाल दिया जाता है। और ये पार्ट ऑफ द आलू के जो पोटैटो लिया हमने, इसके अंदर आइज होना चाहिए। इस एक्सिलरी बर्ड की वजह से यहाँ पर क्या होता है? नए प्लांट्स बन जाते हैं। क्योंकि किसकी वजह से हुआ? ट्यूबर के वजह से हुआ, और ये नेचुरली हुआ, इसलिए ट्यूबर को हमने क्या कहा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो है ही, लेकिन ये नेचुरल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ध्यान रखिए क्या क्या आपको ट्यूबर में याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है एग्जांपल्स इसके पोटैटो के बारे में कि ट्यूबर्स किस में पाया जाता है? पोटैटो के अंदर पाया जाता है।
ट्यूबर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, इसके स्टेम सॉलिन कर जाते हैं, फूल जाता है, क्योंकि ये फूड को स्टोरेज कर सके। और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, पोटैटो। पोटैटो के अंदर छोटे छोटे डिप्रेशंस दिखाई देते हैं, उस डिप्रेशन को हमने क्या नाम दिया, आईज कहा है। और ये आई होता क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, और ये एक्सिलरी बर्ड कवर्ड होता है किसके जरिए, स्केली लीफ के जरिए। कवर्ड किससे होता है, कवर्ड बाय द स्केली लीफ के जरिए क्या होता है, ये कवर होता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में, राइजोम्स के बारे में। इन खत्म हो गया, इन डालिए। तो ट्यूबर हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं राइजोम के बारे में। सेकेंड इज द राइजोम। राइजोम भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि राइजोम भी क्या है, स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है। और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन तो क्या राइजोम क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। कहते हैं कि ये स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, फ्लेशी स्टेम होते हैं। कैसा होता है, ये फ्लेशी स्टेम होते हैं, ठीक है। ये जो राइजोम होता है वो कैसा होता है, फ्लेशी स्टेम होते हैं। इसमें नोड्स जो आए पाए जाते हैं इसमें, एंड स्मॉल इंटरनोड पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है इसमें, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। हमने कहा इसके स्टेम कैसे होते हैं, फ्लेशी होता है, और इसमें नोड्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, स्मॉल इंटरनोड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं वो किसके जरिए कवर्ड होता है, किससे, स्केली लीफ के जरिए। वहां भी स्केली लीफ मिल रहा था ट्यूबर के अंदर, यहाँ भी क्या मिल रहा है, इसके जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो क्या होता है, कवर्ड होता है किसके जरिए, स्केली लीफ के जरिए। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जिंजर, टर्मरिक और बनाना। तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका, तीनों याद रखें, तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने कहा जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। जिंजर क्या होता है, अदरक, टर्मरिक हल्दी, और बनाना केले जो हैं, ये तीनों एग्जाम्पल है। आपने जिंजर देखा होगा, घर में अक्सर आता है। तो एक छोटा सा पार्ट हमने लिया यहाँ पर, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, होता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये जो आपको लाइन जो मैंने दिखाया, ये इसका क्या कहलाता है, नोड्स कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहलाते हैं। क्लियर है, नोड्स क्या है, इंटरनोड्स क्या है। हमने कहा कि ये क्या है, जिंजर है, स्मॉल पीस हमने जिंजर कर लिया, और इस जिंजर में जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है वो क्या होता है, नोड्स होते हैं। और दो नोड्स के बीच के जो स्पेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहलाता है। जिंजर में बात समझ में आ रही है कि राइजोम्स में क्या है। मैंने कहा इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि इस एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि जिंजर, टर्मरिक और बनाना, ये तीनों किसमें पाए, राइजोम्स के ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल्स है। इसमें फ्लेशी स्टेम्स पाए जाते हैं, इसके नोड्स और एंड स्मॉल इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और ये कवर्ड होता है किसके जरिए, स्केली लीफ के जरिए क्या होते हैं, ये कवर्ड होते हैं। क्लियर है।
तो ये हमने बात की किसके बारे में, राइजोम्स के बारे में। द नेक्स्ट इज द ऑफसेट। थर्ड वन इज द ऑफसेट। और एक चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी आराम कर लेते हैं, चाहे व्हाटएवर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अगर अभी आराम कर रहे हैं तो ये अपने लिए आप मुश्किल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट आपको एक्सटेंड नहीं होने वाला, कुछ दिन एग्जाम का है, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में होना है और फेब तक सारा मामला ठीक हो जाएगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, ठीक है। और आपका अभी भी आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशंस के डेट आ चुके हैं, अमूमन लगभग 3 या 4 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। अब आप जितना लेट से पढ़ना शुरू करिएगा नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप अभी से अगर नहीं पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चलो लाइव क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से छोड़ो, पढ़ेंगे बाद में देखेंगे, सो लेते हैं पहले, तो ये सोना वोना छोड़िए, बहुत हो गया, क्योंकि ये लॉकडाउन चलता रहेगा। और आप अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लाइव क्लासेस में बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पता है कि हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ कितना है और कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने देखा था कुछ दिन पहले न्यूज़ में, क्योंकि आपके एग्जाम के डेट बहुत होगा तो एक वीक इधर उधर होगा, ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपका मई लगभग ख़त्म होने पर है, मई के बाद जून आएगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं ईद बाद से या कभी भी स्टार्ट करेंगे, तो ये सब खुशफहमी में मत रहिए। आपको जितनी जल्दी हो सके अपने पढ़ाई में जुट जाइए, और जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी ये बात बता दीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो हम कवर कर रहे हैं ये वापस रिपीट नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हमें वापस ही रिपीट करना था तो फिर हम इसको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। हम आपके लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं जब आप नहीं कर रहे हैं तो। किसी भी इंस्टीट्यूट में जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो रिपीट नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये जो चीज़ें यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे अफरोज सर या कोई भी सर जो पढ़ा रहे हैं, वो वापस रिपीट नहीं किया जाएगा। यहाँ जब भी अगर नेक्स्ट क्लासेस जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगी तो वो इससे आगे पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो ये सोच रहे हैं कि हम जाकर कवर कर लेंगे तो वो उनकी खुशफहमी ही रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद ऑफसेट के बारे में। थर्ड वन इज द ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट को एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक रनर भी कहते हैं, एक्वेटिक रनर। रनर हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रनर के बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार सुन लीजिए। होता क्या है कि मान लो ये रनर का एक एग्जांपल होता है ग्रासेस, घास देखा है आपने, उस ग्रास का एग्जांपल, रनर का एग्जांपल क्या होता है, ग्रासेस। इसमें क्या होते हैं कि मान लो यहाँ पर ग्रासेस है, ये इसका रूट सिस्टम है और इसके शूट सिस्टम है, यहाँ स्टेम निकला हुआ है। तो ये रनर क्या करता है, यहाँ से ऐसे दौड़ता हुआ जमीन से जो सॉइल जो अर्थ के पैरेलल ऐसे दौड़ेगा, यहाँ पर ड्रॉप करता है, फिर से यहाँ से रूट निकलता है और इससे क्या होता है, स्टीम निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, रनर कहलाता है। बात समझ में आ रही कि रनर क्या है, कि रनर क्या, मान लो यहाँ पर ग्रासेस हैं, इसके रूट है, इसके स्टेम है, तो इसके नोडल वाले पार्ट से क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पैरेलल टू द अर्थ जो है मूव करता है, और फिर से ये अर्थ से ड्रॉप कर जाता है और वहाँ पर क्या होते हैं, रूट और स्टेम्स निकलना शुरू हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, रनर्स। ये रनर कहाँ मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे मिलते हैं, जबकि ऑफसेट जो होता है वो कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर मिलता है। इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक रनर भी कहलाता है। कैसे होता है ये जरा देखिए इसमें। ये क्या है कि मान लीजिए इसके एग्जांपल अगर ले लें तो आपको पहले ज्यादा क्लियर होगा। आपने देखा होगा पिस्टिया, इकॉर्निया, इकॉर्निया देखा है आपने, जिसको हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। इकॉर्निया के बारे में तो हम देखेंगे, वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी जो आपके आसपास जो दिखाई देता है ग्रीन कलर का, वो देखिएगा तो कुछ इस तरीके से होता है इसमें। इसके रूट्स जो है यहाँ पर होते हैं और ये इस तरीके के इसके लीफ पाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से क्या होता है, इसका जो नोड वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलता है और फिर ये यहाँ से नए रूटिंग होने शुरू कर जाते हैं।
और ये फिर से यहाँ से क्या होता है, लीफ बन जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ऑफसेट कहलाता है। जरा देखो तो ये सिमिलर टू द वैसे ही है ना, जैसा हमने रनर पढ़ा था कि रनर में भी क्या हो रहा था कि यहाँ से रूट और स्टेम निकल रहे थे, उसके नोड वाले पार्ट से एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और फिर वहाँ जैसे ही सॉइल के टच में आता था वहाँ से रूट और स्टेम निकलना शुरू हो जा रहा था। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, रनर। चूंकि ये यही चीज पानी के अंदर हो रहा है इसलिए इसको हमने दूसरा नाम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसके स्टेम की। स्टेम कैसा होता है इसका, फ्रेजाइल होता है। लीफ की बात करेंगे तो लीफ कैसा होता है, इसके रोजेट ऑफ लीफ होते हैं, यानी कि कैसा होता है, रोज लाइक इसमें क्या पाए जाते हैं, लीफ पाया जाता है। इसके रूट की बात करेंगे तो रूट कैसा होता है, इसमें पतले पतले छोटे छोटे धागे नुमा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टफ्ट ऑफ रूट पाया जाता है। तो तीन बातें याद रखना, स्टेम कैसा होता है, फ्रेजाइल, लीफ कैसा होता है, रोजेट होता है, रूट कैसा होता है, टफ्ट ऑफ द रूट होते हैं, गुच्छे के जैसा बना हुआ होता है यहाँ पर। ये सारी चीजें इसमें याद है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट धागे नुमा स्ट्रक्चर इसके रूट्स होते हैं। तो ये ऑफसेट के बारे में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ऑफसेट क्या क्या कहते हैं, इक्वेटिक रनर कहलाता है। एग्जांपल पिस्टिया हो गया, इकॉर्निया हो गया। ये क्या है, स्टेम कैसे होते हैं, इसके फ्रेजाइल होते हैं। लीफ कैसा होता है, रोजेट, रोज लाइक होता है। और रूट्स कैसे होते हैं, टफ्ट ऑफ द रूट्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये बात हमने की किसके बारे में, ऑफसेट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। बाकी की चीज़ें इसमें दो चीज़ें और बची है इसमें। पहला है इसमें बल्बिल्स बचा है, वो चीज़ें हम देखेंगे। एक और लीव्स बच गया है। एंड देन हम देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के बारे में, कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। कटिंग के बारे में देखेंगे, उसमें ग्राफ्टिंग देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मैं फिर से आपको एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई जा रही है आप उसको बार बार पढ़ें, नोट्स बनाएं। उसके हम ऑब्जेक्टिव्स के या फिर नोट्स के हम पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप वहाँ आईयूबी क्लासेस सर्च करना है आपको, और आईयूबी क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको वहाँ पर चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा। दोनों आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ से जो भी पीडीएफ होंगे वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे हम तो उसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था, इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग आपके दोस्त जुड़ नहीं रहे हैं उनको ये मैसेज दे दीजिएगा कि एग्ज़ाम आने वाला है और ये जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही है ऑनलाइन वो वापस रिपीट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में